जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, आपका अपना एसएसटी वाला चैनल में आपका स्वागत है। लोकतांत्रिक राजनीति, इसका पहला पार्ट है जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, पहले अपने को इसका मतलब समझना है। सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं सत्ता की साझेदारी किसे कहा जाता है। कई सारे YouTube चैनल आते हैं, उसमें पूरा पार्ट जो है उस पूरे पार्ट को ही आपको बता दिया जाता है। उसमें आपको ये नहीं बताया जाता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा। हम आपको बताएंगे कि इस पार्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो यही है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हर देश में अलग अलग नस्ल के, अलग अलग धर्म के, जाति के, भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। अब वो साथ तो रहते हैं, लेकिन उनके बीच में कई बार टकराव उत्पन्न हो जाता है। अब सत्ता की साझेदारी में क्या होता है कि देश में जो अलग अलग समाज के, अलग अलग वर्ग जो लोग रहते हैं, उनको आपस में जो है बांट दिया जाता है। सत्ता को अलग अलग समूहों में, अलग अलग वर्गों में सत्ता को बांट दिया जाता है। इसे ही सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अब इसको अगर लिखना है, क्वेश्चन आता है कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं, तो आपको इस तरह से लिखना है। मैं आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूं कि सत्ता की साझेदारी किसे कहते हैं। सत्ता की साझेदारी एक नीति है, यह एक तरीका है जिसके अंतर्गत देश के शासन में समाज के सभी प्रमुख समूहों को, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों को सत्ता में एक स्थायी भाग प्रदान किया जाता है, एक स्थायी भाग दिया जाता है। तो इसे ही जो है सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आता है वो यह है कि सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कोई तर्क दीजिए कि सत्ता की साझेदारी अच्छी होती है, उसके पक्ष में कोई अपने को तर्क देने हैं। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कोई तर्क दीजिए या 3 तर्क दीजिए। तो सत्ता की साझेदारी फायदेमंद होती है, इसके फायदे होते हैं। पहला वाला फायदा तो यही होता है कि देश में जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह हैं, वो सामाजिक समूह जो है उनको सत्ता में भागीदारी दी जाती है, सत्ता में हिस्सेदारी दी जाती है, साझेदारी दी जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि समाज में जो अलग अलग वर्ग हैं, उन अलग अलग वर्गों के बीच में जो टकराव है, उस टकराव की संभावना को कम हो जाती है। सत्ता की साझेदारी के कारण समूहों के बीच में टकराव की संभावना कम हो जाती है। यह पहला वाला फायदा है। अब दूसरा वाला फायदा मैं आपको बताता हूं कि दूसरा फायदा क्या है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में दूसरा जो फायदा है वो यह है कि सत्ता की साझेदारी के कारण कई बार टकराव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो टकराव हिंसा का रूप ले लेता है। और हिंसा के कारण क्या होता है कि देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी हो सकता है। अब राजनीतिक अस्थिरता का माहौल न हो, इसके लिए सत्ता में साझेदारी दी जाती है। तो दूसरा वाला जो फायदा है या दूसरा वाला जो इसके पक्ष में तर्क है वो यह है कि सत्ता की साझेदारी से राजनीतिक अस्थिरता का भय नहीं रहता है, यानी कि राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है देश में। अब तीसरा जो तर्क है वो यह है कि सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत जितने भी समूह हैं देश में, जितने भी वर्ग हैं, उन सभी वर्गों को साझेदारी दी जाती है, भागीदार बनाया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि देश के सभी समूह सत्ता में शासन व्यवस्था के साथ जुड़ते हैं और वो शासन व्यवस्था को अपना समझते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए, इनको हम बोलते हैं सत्ता की साझेदारी के पक्ष में तर्क। पहला, टकराव की संभावना को कम करता है। दूसरा, राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है, हिंसक टकराव नहीं होते हैं। और तीसरा फायदा यह है कि समाज के सभी समूह शासन व्यवस्था के साथ जुड़े जाते हैं। ये आपके 2 नंबर हो गए। सीधा सा आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब इसमें
सत्ता की साझेदारी के बारे में, सत्ता की साझेदारी के जो पार्ट है उसमें हमें दो देशों का उदाहरण दे रखा है। पहला वाला जो उदाहरण है वो है बेल्जियम का, और दूसरा वाला उदाहरण है वो है श्रीलंका। हम इस वीडियो में आपको बेल्जियम के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम दूसरे पार्ट में इस पार्ट के बारे में और आगे बताएंगे, जिसमें आपको श्रीलंका के बारे में ही बताया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक छोटा सा देश है और बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। ये भी एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है। बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए। बेल्जियम की राजधानी का नाम है ब्रुसेल्स। और अगर आकार के हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत का हरियाणा जो राज्य है, हरियाणा राज्य से भी छोटा है बेल्जियम। और अगर जनसंख्या देखी जाए तो 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है, यानी कि हमारे हरियाणा राज्य से भी आधी जनसंख्या है बेल्जियम की। अब इतना छोटा राज्य होने के बावजूद भी वहां पर जो जातीय बनावट है वो काफी जटिल है। अब आपके क्वेश्चन एक और बनता है जो मैं आपको बताता हूं, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। और क्वेश्चन ये है कि बेल्जियम की जातीय बनावट का वर्णन कीजिए। या इस तरह से आ सकता है कि बेल्जियम की जातीय बनावट बहुत जटिल है, इसको समझाइए। अब मैं आपको बोर्ड में बताता हूं इसके बारे में कि बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है। टॉपिक है बेल्जियम की जातीय बनावट, ठीक है। अब इसमें पहला वाला जो भाग है 59% डच भाषा बोलते हैं, और जिस इलाके में ये डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं उसे बोलते हैं फ्लेमिश। फ्लेमिश इलाके में रहते हैं 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और इस क्षेत्र को बोलते हैं वेलोनिया, यानी कि वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। 1% जो लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं। 59% डच भाषा फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग वेलोनिया इलाके में रहते हैं, 1% जर्मन भाषी लोग हैं। ये हम पूरे देश की बात कर रहे हैं बेल्जियम की। लेकिन अब इसमें जटिलता यह है कि यहां की जो राजधानी है, जो मैं आपको बताया था व्याल ब्रुसेल्स, वहां पर उल्टा है। वहां पर उल्टा क्या है? वहां पर यह है राजधानी ब्रुसेल्स, यहां पर क्या है 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जबकि फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या कम है पूरे देश की बात करें तो। लेकिन राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80% लोग हैं, और 20% जो है वो डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ये राजधानी ब्रुसेल्स की बात है। तो ये हमारी जो है बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में हमने बताया है। ये इसका आंसर भी है। आप चाहें तो परीक्षा में जातीय बनावट के बारे में इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता है, आपको बता ही दिया, फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। मैंने आपको बताया 40% है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग। तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि वो संख्या में कम है। लेकिन ज्यादा ताकतवर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ही हैं, और ज्यादा समृद्धशाली लोग भी जो हैं फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ही हैं। ये आपके हो गया बेल्जियम की जातीय बनावट का अंतर, जातीय बनावट। अब अगला क्वेश्चन आपके जो आता है वो इस तरह से आ सकता है कि बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से की गई, क्योंकि अलग अलग वर्ग थे, फ्रेंच भाषा बोलने वाले, डच भाषा बोलने वाले, तो इनके बीच में तनाव बढ़ने लगा। अब इस तनाव को कम करने के लिए, जैसे कि पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी, तो डच भाषा और फ्रेंच भाषा बोलने वालों के बीच में सत्ता की साझेदारी की गई। सत्ता को इन 2 वर्गों में मुख्य रूप से बांट दिया गया, और इसके लिए बेल्जियम में जो काम किया गया वो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं हुआ। वहां के संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं देखे जा सकते हैं। हम आपको बताएंगे आगे कि वो कौन कौन से प्रावधान थे
या कौन कौन सी बातें थी जो संविधान में संशोधन करके संविधान में जिनको बेल्जियम के संविधान में अपनाया गया, और किस लिए अपनाया गया, ताकि फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के बीच में आपस में कोई तनाव न हो और उनके बीच में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। अब इसके लिए जो उन्होंने प्रावधान किया, वो प्रावधान इस प्रकार से है। पहला, बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषी लोगों के बीच तनाव उत्पन्न न हो, इसलिए सन 1950 और 60 के दशक में जब फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के बीच में बेल्जियम में तनाव उत्पन्न होने लगा, तो इसके लिए वहां पर कुछ सुधार किए गए। अब क्वेश्चन ये आता है आपके कि बेल्जियम की समझदारी बताइए, या बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी के लिए क्या क्या प्रावधान किए या क्या क्या सुधार किए, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, इसके कुछ प्रावधान किए जो आपको बताया अभी हाल मैंने, वो प्रावधान विश्व के किसी और संविधान में कहीं पर भी नहीं किए गए थे। सत्ता की साझेदारी के लिए बेल्जियम में सन 1970 से 1993 1970 से 1993 के बीच में 4 संविधान संशोधन किए गए, और 4 संविधान संशोधन सिर्फ इसलिए किए गए ताकि किसी भी वर्ग को बेगानेपन का एहसास न हो, उनको ना लगे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। अब पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि क्या प्रावधान किया गया। वहां के संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में डच भाषी और फ्रेंच भाषी, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, यानी कि बराबर रहेगी। विशेष कानून अगर बनाया जाना है तो विशेष कानून बनाए जाने के लिए दोनों फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोग मंत्रियों की सहमति आवश्यक होगी। जब तक दोनों सहमत नहीं होंगे तब तक कोई विशेष प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। यह हो गया आपका पहला वाला बदलाव जो बेल्जियम में संविधान में किया गया। दूसरा वाला जो बदलाव किया गया संविधान में बेल्जियम में, वो संविधान में बदलाव यह किया गया कि केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां हैं वो देश के 2 इलाकों की सरकारों को सौंप दी गई। 2 इलाकों की सरकारों को सौंप दी गई, अर्थात राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। समझ में आया आपको? राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, यानी कि केंद्र की सरकार अलग होगी और राज्य की सरकार अलग होगी। तो ये दूसरा वाला प्रावधान कर दिया गया जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियां और राज्य सरकार की शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। तीसरा प्रावधान जो किया गया वो ये किया गया कि ब्रुसेल्स में, जो बेल्जियम की राजधानी भी है ब्रुसेल्स, वहां पर दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है, यानी कि डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले के बीच में। फ्रेंच भाषी लोगों ने, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, उन लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब चौथा वाला जो प्रावधान है जो किया गया वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बेल्जियम में 2 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यहां पर एक स्तर की और सरकार है जिसको हम बोलते हैं स्थानीय सरकार, जैसे कि हमारे भारत में ही पाई जाती है स्थानीय सरकार। या तीसरे स्तर की सरकार जिसको अपन बोलते हैं स्थानीय सरकार, अर्थात सामुदायिक सरकार भी है बेल्जियम में। तो कितनी सरकार हो गई? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर की हो गई सामुदायिक सरकार जो ब्रुसेल्स में है। अब इस सरकार का चुनाव जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन भाषा, वो लोग मिलकर इस सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं, चाहे वो किसी भी जगह रहते हो बेल्जियम में, लेकिन तीसरे प्रकार की सरकार है उसका चुनाव वो लोग करते हैं। अभी सामुदायिक सरकार है, उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं या कौन कौन से विभाग आते हैं? तीसरे प्रकार की सरकार सामुदायिक सरकार संस्कृति, शिक्षा और भाषा, संस्कृति, शिक्षा और भाषा आदि मामलों पर निर्णय लेने का काम करती है। तो ये 4 पॉइंट है जिसके माध्यम से आपको समझाया गया कि बेल्जियम ने अपने संविधान में क्या समझदारी की जिससे सत्ता की साझेदारी भी हो जाए और आपस में किसी प्रकार का टकराव भी न हो। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगले वाले भाग में हम श्रीलंका के बारे में बताएंगे जो इसी पार्ट में है।
सत्ता की साझेदारी जो पहला वाला आपका पार्ट है आपको समझ में आएगा, आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके बढ़िया नंबर आएंगे। अब क्रैक कर डालेंगे, 4 डालेंगे, SST वाला आपके साथ है। बढ़ेगा ज्ञान तभी तो बढ़ेगी पहचान। धन्यवाद।